तो हेलो बच्चे लोग, कैसे हो यार आप लोग। आई होप कि एकदम मस्त होगे। तो सबसे पहले मैं 10th और 12th वालों को आपके जो बोर्ड पेपर चल रहे हैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे जो आपने साल भर मेहनत किया ना, वो सब का जो नतीजा है वो इसी बार आपको इसी पेपर में देखने को मिलेगा कि आपने कितना मेहनत किया है। ठीक है, और पेपर देने जाओगे तो इस इंटेलिजेंस से देना पेपर की, ये सोच के देना कि जो पेपर है, पेपर को प्राउड होना चाहिए कि आप उसे दे रहे हो। ठीक है, कि आप गर्व मत करना कि आप बोर्ड पेपर दे रहे हो, कि पेपर को प्राउड होना चाहिए कि आप उसे देने आए हो। तो ये सोच के पेपर दोगे तो पक्का आपका कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो ये तो हो गई पेपरों की बात है। एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। तो ये हो गई पेपरों की बात है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका पेपर है साइंस का, जो पेपर होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपके लिए थोड़े बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वीडियो का लेंथ मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था आपको। पिछली वीडियो में भी मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और आज भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप सॉल्व करते हैं। देखो फोन की स्क्रीन के ऊपर आपका पहला क्वेश्चन आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि किसी अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी दी है ना हमको 20 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा u। ठीक है, u हमको दिया है किसमें, u ऑलवेज माइनस में होता है। u हो गया -20 सेंटीमीटर। और इसके बाद है कोई वस्तु रखी गई है, दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। और दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण दिया ना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऑलवेज प्लस में होती है। ये कितनी है, 30 दी है ना। हाँ, तो ये हो जाएगी कितनी, 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति हमेशा क्या होता है, आभासी। उत्तल दर्पण से बन रहा है तो आभासी और सीधा होगा। तो हमको निकालना है क्या, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, वस्तु की तो दी है ना। तो देखो आपको जो चीज दिया फर्स्ट में दिया है क्या, उत्तल दर्पण दिया है। और ये बात हमेशा याद रखना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है, हमेशा प्लस में होती है। अवतल दर्पण की क्या होती है, माइनस में होती है। उसके बाद दिया हमको क्या, u इक्वल टू, यू क्या होता है, जो दिया आपको वस्तु की दूरी वो होती है किसमें होती है, माइनस में होती है। हमको निकालना है v। ठीक है, हमको निकालना है v। तो v कैसे निकालेंगे, हमको कि दिया गया है, दर्पण दिया है ना, तो दर्पण के लिए क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। इनमें कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दर्पण और लेंस वो दोनों में फर्क होता है, लेकिन जो इन दोनों के फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, लेंस प्लस दर्पण। तो लेंस का जो फॉर्मूला होता है, दर्पण का जो फॉर्मूला होता है, बस प्लस माइनस का अंतर होता है उसमें। देखो इसके लिए हमको क्या चाहिए, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है ना। तो आप अगर इसमें सीधे सीधे मान रख दें तो 1/f कितना है, 30 बराबर 1/v हमने निकालना है, प्लस u कितना दिया हमको, -20। और प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। यहीं पे आ जाएगा क्या, 30 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। इस 1/20 को पूरा इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/30। तो ऐसा ही रहेगा, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा 1/20। 1/v बराबर इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और इसका ये हो गया 30 और 20, 3 और 2 का क्या होता है 6 ना, हो जाएगा 60। 30 2 जा 60 प्लस 20 3 जा 60, ये हो जाएगा 60, 5/60। 1/v है तो इसको भी ऊपर भेजो, इसको भी ऊपर भेजो। ये हो जाएगा v बराबर 60/5, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो v क्या आ गया, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और इसका जो हमको क्या पूछा था हमसे, प्रकृति पूछी थी ना, तो उत्तल दर्पण से पूछा, उत्तल दर्पण से बन रहा है तो क्या बनेगा, हमेशा आभासी और सीधा ही बनेगा। और ये प्लस में आया है तो ये v क्या है, प्लस में है। तो फर्स्ट में दिया था हमको उत्तल दर्पण दिया था, इसमें उत्तल दर्पण और फोकस दूरी जो होती है वो क्या होता है, हमेशा प्लस में लेते हैं। और जो u है ये माइनस हो जाएगा और v हमने निकालना है बस। अगर आपकी मैथ से आपने अगर मैथ से पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि अगर हमको कोई भी 3 चीजें हैं, 3 चीजों में से अगर 2 दी हैं तो तीसरा क्या होता है, हमेशा पक्षांतरण से ज्ञात किया जा सकता है। तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आओ हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 ओम 10 ओम 15 ओम 30 ओम के 4 प्रतिरोधों का श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन ज्ञात करना है। 5 10 15 और 20 ओम। ठीक है, हमको 4 ओम दिए हैं, 4 जो प्रतिरोध दिए हैं हमको। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते भी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि यहाँ तो पहला ही रह गया, ये हो गया दूसरा। देखो 5 10 15 और 20 ओम के दिए ना हमको। फर्स्ट में दिया हमको R1 क्या मानेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो R1 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 ओम
और R2 कितना है 10 ओम, R3 हो जाएगा कितना 15 ओम और R4 हो जाएगा कितना 5, 10, 15 और 20, यही था ना, यही था 5, 10, 15 और 20 ओम। ठीक है, तो हमको क्या दिया, सॉरी 20 नहीं था, तो चौथा क्या था 30 था शायद, 30 ओम था। ठीक है, तो आओ देखते हैं वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट में हमने इसमें श्रेणी और समांतर दोनों निकाल लेना। तो श्रेणी क्रम, तो हमसे ये क्या कहता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम से आप अगर इसका ड्रॉ बनाना चाहते हो, ड्रॉ वैसे दिया तो है नहीं, देखो ड्रॉ कैसे बनेगा। श्रेणी क्रम होता है बिल्कुल सिंपल होता है, सीधे जुड़े होते हैं। ये ऐसे हो सकता है, देखो ये 1 2 3 4 ये हो गया, परिपथ बन गया। इसको एक बैटरी से जोड़ दो, यहाँ पे कर दो एक कुंजी, यानी कि ये हो गया प्लस माइनस, यहाँ से विद्युत धारा बहेगी। R1 पे कितना है 5 ओम, R2 पे है 10 ओम, R3 पे है 15, R4 पे है 30। ठीक है, धारा बहती है यहाँ जाते हुए कहाँ वापस कहाँ आएगी, माइनस की ओर आएगी। तो ये होगा इसका परिपथ। सिंपल सा श्रेणी क्रम बहुत सिंपल होता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी सिंपल होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, ये सब कुछ जो जो चीजें होते हैं हमको श्रेणी क्रम में सारों को हम एक साथ प्लस कर देते हैं। तो इनको प्लस करके कितना आएगा, R बराबर ये आएगा 5 धन 10 धन 15 धन 30, ये आ जाएगा कितना 10 5 15 15 30 और 30 60। तो ये ऑप्शन किसकी है, शायद इसके बाद वालों के होंगे। तो ये हो गया 60। ठीक है, तो इसका जो वो आया श्रेणी क्रम में कितना आया, तुल्य प्रतिरोध कितना आया 60, श्रेणी क्रम का कितना आया 60 आया ना। तो अगर हमको श्रेणी क्रम 60 है, तो अब देखो समांतर क्रम का चित्र कैसा होता है। इसका जो ड्रॉ होता है वो होता है कुछ, इसमें भी ये परिपथ तो बनेगा ही बनेगा। तो इसका जो ड्रॉ होता है ना वो कुछ ऐसा होता है कि देखो समांतर क्रम में आते हैं ऐसे, फर्स्ट में आएगा 2 ऊपर होंगे, ये देखो फर्स्ट में परिपथ बना दो ऐसे, सही थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये हो जाएगा ऐसा। फिर एक और यहाँ जोड़ना 4 है, तो एक और कहाँ ऊपर जोड़ सकते हैं ये। ठीक है, तो 4 हो गए ना, 4 बाकी परिपथ पूरा कर देते हैं, प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस, बीच में कहीं पे एक कुंजी जोड़ दो ये। ठीक है, बन गया ना परिपथ। तो इसमें आप समांतर में क्या होता है, यहाँ से धारा बहती है, यहाँ से बहती है, यहाँ से चारों से होकर कहाँ जाएगी, इन चारों में बजाएगी, और ये देखो ये और आएगी कहाँ से, इन चारों से वापस यहाँ पे, यहाँ से इधर पे, इधर और वापस कहाँ माइनस की ओर। ठीक है, 5 10 15 और 30, 5 10 10 15 और 30। ठीक है, ये इतने ओम के हैं, इसमें ओम लगा देते हैं, ओम ये हो जाएगा फिर से। तो देखो अब देखो इनका हमने क्या निकालना है, समांतर। तो समांतर जो समांतर क्रम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, यहाँ पे हो जाएगा 1/r2। तो देखो अगर हम इसको रखें फॉर्मूले में रखें, तो 1/r बराबर 1/r1 क्या है, ये और ये ना, ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस ये प्लस ये। अब देखो इनका क्या निकालना पड़ेगा, 4 भिन्न आ गए हमारे पास, इन चारों का एलसीएम निकालो कितना, ये हो सकता है कितना 30, क्योंकि इस पे सबका भाग जाता है, 5 का 30 में जाएगा, 5 छक्का 30, 10 का इसमें 10 या 30, 15 का इसमें 15 दूनी 30, 30 का इसमें 30 से कम 30। तो कितना आएगा, यहीं पे जोड़ लो, 6 3 9 2 11 और 1 12, यह जाएगा 12/30। इसका उल्टा ये हो जाएगा r बराबर 30/12, किसे कटेगा 3 दशम 30, 3 चक्को 12, 4 से 4 दूनी 8, लगा दशमलव, बचा 2 0, कितना हो गया 4 पंचे 20। तो ये कितना आया 2.5 ओम, 2.5 ओम हो गया इधर पे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। और ये जो चित्र है, चित्र हमेशा आते हैं। ठीक है, या तो ये इस जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें चित्र नहीं दिया था आपको, या आपको चित्र खुद से समझना पड़ेगा कि चित्र है कैसा या बनेगा कैसे। और इसमें याद रखो फॉर्मूले, श्रेणी क्रम का सिंपल है, सारे को जोड़ दो, समांतर क्रम में क्या होता है 1/m आ जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में होता है 1/r, तो इसको ऊपर भेजना पड़ता है हमने तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। तो यहाँ की भिन्न होगी, वो भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आओ देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको दर्पण दिया है क्या, अवतल दर्पण, उसकी हमने ज्ञात करनी है वक्रता त्रिज्या जिसकी फोकस दूरी कितनी है 60 सेंटीमीटर है। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो दर्पण कौन सा दिया है, सबसे पहले हमारे पास कौन सा दर्पण है, अवतल
अवतल दर्पण। तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा माइनस में होती है। फोकस दूरी कितनी दी थी हमको, 60 दी थी ना, तो इसकी फोकस दूरी जाएगी -60 सेंटीमीटर। और हमको याद करनी है वक्रता त्रिज्या, मतलब r बराबर कितना होगा। तो r बराबर कितना होगा, आपने f और r इन दोनों के संबंध में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि f बराबर क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। f इक्वल टू r/2। अगर हम इसमें सीधे सीधे मान रख दें, या फिर इसको हम एक और फॉर्मूला इससे इन्वेंट करें, तो r, यहाँ से अगर हम r निकालना तो r बराबर क्या हो जाएगा, f और 2 का मल्टीप्लाई 2f, r बराबर हो जाएगा 2f। अब रख दो मान सीधे, r बराबर 2, f है हमारा -60, r बराबर हो जाएगा 62 से कितना होता है -120 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें आपको दिया था अवतल दर्पण दिया था, उसकी फोकस दूरी दे रखी थी 60 सेंटीमीटर। ये नहीं दिया था कि प्लस है या माइनस है। तो ये पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है, दर्पण कौन सा है, अवतल है तो हमेशा लगाओ माइनस, उत्तल है तो लगाओ प्लस। इसके बाद एफ बराबर हमें निकालना था वक्रता त्रिज्या, और फोकस दूरी दी थी। और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो रिलेशन होता है वो होता है ये, एफ इक्वल टू r/2। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, फिर इसके अपन में अगर 1 करें तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा r इक्वल टू 2f, 2 से f को सीधे मल्टीप्लाई करो, आएगा -120 सेंटीमीटर। आंसर नंबर 4। ठीक है, आया ना समझ में। तो बच्चों अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, ये हमको परिपथ दिया है। ठीक है, हमको एक परिपथ दिया है, इसमें हमने क्या निकालना है, इसका तुल्य प्रतिरोध। तो जो ए और बी है, इसके 2 सिरे हैं ए और बी, ए बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। तो सबसे पहले देखो कि ये दोनों आपस में किस में जुड़े हैं। फर्स्ट में देखो 3, ये वाला और ये वाला किस में जुड़े हैं, ये दोनों है समांतर क्रम में। ठीक है, ये दोनों का हम समांतर क्रम निकालेंगे, समांतर क्रम, और वो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इसके साथ किस में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो इसका प्लस इसका क्या निकालेंगे, श्रेणी क्रम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम R1 माने, इसको R2, तो सबसे पहले देखो हमको दिया क्या है, ये हो जाएगा R1 बराबर क्या, ऊपर वाला देखो 3 ओम, R2 बराबर ये हो जाएगा 3 ओम, R3 बराबर है कितना 1.5, 1.5 ओम। तो अब देखो हमको सबसे पहले ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समांतर क्रम का क्या होता है, यहाँ पे लिख लेना R1 और R2 क्या है, समांतर क्रम में है, R1 और R2 समांतर क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3। इसका अगर एलसीएम देखें तो ये आ जाएगा 3, ऊपर का सीधे जुड़ेगा 1 + 1 हो जाएगा 2, इसको ऊपर भेजोगे तो आएगा R बराबर 3/2, ये घट के आएगा 1.5। तो इसका कितना आया, फर्स्ट में देखो इन दोनों का जो समांतर क्रम का है वो कितना आया, इन दोनों का टोटल आया कितना 1.5। अब ये 1.5 इसके साथ किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो ये और ये यहाँ से निकालेंगे हम क्या, फिर ये वाला और ये वाला किस में, श्रेणी क्रम में, तो सीधे जुड़ जाएगा कितना, R बराबर हो जाएगा श्रेणी क्रम का 1.5 प्लस 1.5, R3 था ना, R3 1.5, हाँ, तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, R बराबर 3 ओम, आंसर। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे बोर्ड पेपर में। तो सबसे पहले जो चित्र आता है उसमें देख लो सिरे कहाँ पे हैं। फर्स्ट में तुमको दिया होगा A, दूसरा होगा B, उसके बीच में होगा जो भी होगा। जैसे अगर बीच में तुमको यहाँ पे 2 ओम दिए हैं, 3 और इसी के बीच में एक और डाल देते, इसके बीच में एक और लगता है इधर पे 3 ओम का, फिर ये तीनों समांतर होते, यहाँ पे एक और समांतर, इसको यहाँ पे भी तुमको 3 और दिए रहते हैं ऐसा। इसको अगर ऐसा देखें, इसको यहाँ देखें ऐसे, तो सेम टू सेम यही जैसा डिब्बा इधर बना है वही यहाँ पे बना होगा। सबसे पहले इसका समांतर निकालते, इसका समांतर निकालते, फिर इन दोनों का क्या निकालोगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों चलो अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमको एक परिपथ दिया गया है, ये हो गया परिपथ, और हमने इस पे निकालना है क्या, धारा का मान। ठीक है, तो इस पे विद्युत धारा कितनी बह रही है, तो इस पे धारा का मान कैसे निकलेगा। फर्स्ट में यहाँ से तो धारा जाएगी प्लस से धारा गई यहाँ, प्लस जाएगी इधर, प्लस इधर, यहाँ से होते हुए यहाँ आएगी वापस। धारा हमेशा चलती है कहाँ, प्लस से माइनस की ओर, वापस आएगी इधर। लेकिन इसमें हमको वोल्ट तो दिया ही नहीं है, आर दिया है, आई निकालना है। तो वोल्ट कितना होगा, वोल्ट दिया था क्वेश्चन पे, हाँ वोल्ट था,
मैं लिखना भूल गया, वोल्ट है 2 वोल्ट, ठीक है। तो हमको परिपथ दिया है पूरा, परिपथ में हमको आर दिया है, R1 है, R2 है और V दिया है, हमने निकालना है I, ठीक है। तो हमको दिया क्या फर्स्ट में देखो, R1 बराबर क्या है 2 ओम, R2 बराबर फिर से 2 ओम और V बराबर है 2 वोल्ट, वोल्टेज है 2 का, और I हमको निकालना है धारा, I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में दोनों प्रतिरोध तो नहीं रख सकते हम, तो फर्स्ट में इन दोनों प्रतिरोधों का एक हमने क्या निकालना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध। और ये दोनों किसमें है, ये देखो धारा यहाँ भी जा रही है यहाँ भी जा रही है, बराबर बट रही है, तो क्या हो जाएगा दोनों समांतर में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लेना R1 व R2 समांतर क्रम में है, ठीक है। R1 व R2 समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा कितना 1 ओम। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 1 ओम का इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया, ठीक है। 1 ओम का आ गया, तो अब हमारे पास R कितना हो गया। अब देखो हमने निकालना है I, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, जहाँ पे हमको वोल्टेज दिया हो, प्रतिरोध दिया हो और विद्युत धारा दिया हो, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, V = IR। तो यहाँ से हम अगर हमने निकालना क्या, I निकालना है, तो यहाँ से हम अगर हमने I निकालना है, I इस तरफ लें, तो वहाँ क्या बच जाएगा V/R। तो देखो V/R क्या कर सकते हैं, V कितना है, V है हमारा 2 वोल्ट, ये आ जाएगा 2/R कितना आया 1, 2/1, नीचे 1 नहीं लगाओ तो भी चलेगा, यह आ जाएगा सीधे 2, I बराबर 2, विद्युत धारा का वो क्या होता है एम्पियर, तो ये कितना आएगा I बराबर 2 एम्पियर। देखो ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो तुम्हारे जो ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं बोर्ड पेपरों में, ठीक है। तो इसको अगर आपने करना है तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा क्या, V = IR। तो सेम चीज़ हम अगर पहले क्वेश्चन के लिए देखा, तो पहले क्वेश्चन के लिए हम कैसा कर सकते हैं, देखो पहले भी हमको ऐसा दिया था, लेकिन उस पर हमको क्या ये पूरा स्विच बना के पूरा परिपथ बना के नहीं दिया था। देखो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें हमको किस टाइप का दिया था, वो था थोड़ा, अगर फर्स्ट में हमको ये दिया था ना 2, देखो 2 दिए थे, यहाँ पे एक और था, इधर पे एक और जुड़ा था कितना 1.5 का, ये था 3 का, ये था 3 का ना, 3 ओम, यहाँ पे A और B था। तो पहला वाला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, A और B, अगर हम इसको जोड़ दें परिपथ थे, इसको अगर हम परिपथ से जोड़ दें तो अगर इसको हम जोड़ दें बैटरी से तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ से विद्युत धारा बहा दें कितना, चलो 2 एम्पियर का, ठीक है 2 एम्पियर की धारा बह रही है, और इसमें हमने निकालना है वोल्ट। पिछले वाले में क्या निकालना था, वोल्ट दिया था, धारा निकालनी थी। इस वाले में क्या धारा दी है और R भी दिया है, लेकिन वोल्ट नहीं दिया, तो वोल्ट निकालने के लिए इसमें भी क्या लगेगा, V = IR। R कितना आया था, इन सब का तुल्य प्रतिरोध कितना आया था, 1.5 इसका आया था, 1.5 इसका आया था, कितना 3 ओम आया था। तो R हमारा कितना था 3 ओम, I कितना है 2 ओम, 2 एम्पियर, सॉरी I है एम्पियर में, ये आ जाएगा 2 एम्पियर 2A। तो V निकालने के लिए क्या करेंगे, V = I, और R क्या हो जाएगा ये आ जाएगा V बराबर 6, हमेशा आएगा V में वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, परिपथ दिया होगा तुमको भैया, प्रतिरोध दिए होंगे, उसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना पहले, और फिर दिया होगा वोल्ट और धारा देख लेना। वोल्ट में क्या होता है, या अगर वोल्टेज दिया होगा तो धारा नहीं दिया होगा, उसके लिए आप लगा सकते हैं कितना, I = V/R। और अगर आपको वोल्टेज नहीं दिया है और धारा दिया है, धारा और प्रतिरोध दिया, वोल्ट नहीं दिया, तो इस पर क्या कर सकते हो, V = सीधे IR लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया किसका, ये थोड़े क्वेश्चन हो गए आपके फिजिक्स के। इसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत केमिस्ट्री देखें, तो केमिस्ट्री में आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में आपको सबसे पहले क्या पढ़ने को मिलता है, अभिक्रियाएं। तो अभिक्रियाएं जो होती हैं आपको थोड़े 1-2 या 2-3 हेडिंग बता देता हूँ उसमें। तो सबसे पहले आती है कौन सी अभिक्रिया, केमिस्ट्री के हिसाब से देखो तो हम हमारे जो रिएक्शन होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया आती है केमिस्ट्री में, आता है सबसे पहले संयोजन। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है कि जैसे नाम से पता चला, संयोजन मतलब क्या होता है प्लस ऐड होना। तो इसके हिसाब से क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 पदार्थ, नहीं 2 पदार्थ नहीं होगा, इसमें होगा जब एक
या इसका होता है ए प्लस बी डैश। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो, ए प्लस बी बनता है क्या, ए बी। जब दो पदार्थ आपस में संयोग करके, दो तत्व या पदार्थ आपस में संयोग करके क्या कोई तीसरा क्या बनाते हैं, यौगिक या कोई तीसरा उत्पाद बनाते हैं, तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया के अंदर आता है। जैसे Na प्लस Cl2Na हो गया, सोडियम ये हो गया क्लोरीन, आपस में क्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो पहला तत्व या पहले दो पदार्थ कह सकते हैं हम, पहला हो गया Na सोडियम, दूसरा हो गया क्लोरीन Cl2, ये आपस में सहयोग करके क्या बना रहा है, NaCl, इसका मतलब है सोडियम क्लोराइड। तो ये किसके अंदर आता है, संयोजन अभिक्रिया के अंदर। ये सिंपल है। इसी का उल्टा होता है क्या, सेकंड में आता है वियोजन, या इसको कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें माइनस भी कह सकते हैं हम। संयोजन में क्या हो रहा था, दो पदार्थ मिलकर क्या बना रहे थे, एक नया यौगिक बना रहे थे। तो अपघटन में क्या, या वियोजन में क्या होगा, जो एक यौगिक होगा, इसी का उल्टा समझ लो, ये यहाँ से इधर को चल रहा है तो यहाँ से कहाँ इधर को चलेगा, पीछे को। ये हो जाएगा ए बी, टूटेगा किसमें, दो अलग अलग पदार्थों में जिससे वो बना हुआ है। यहाँ देखो ए और बी क्या था, ए और बी आपस में प्लस होके बना रहे थे, संयोजन होके बना रहे थे क्या, ए बी नया यौगिक बना रहे थे। लेकिन यहाँ जो यौगिक है, यौगिक पहले से होगा, यौगिक टूटेगा किसमें, या गर्मी के उससे, या उसमें अपघटन होगा, उसमें अपघटन होता है। अगर हम किसी पदार्थ को, किसी यौगिक को अगर हम उष्मा दें, उष्मा देने के बाद वो अलग दो पदार्थों में टूटता है, तो वो होता है उष्मीय अपघटन। तो उष्मीय अपघटन के बाद विद्युत अपघटन भी आता है, अगर हम उसको करंट के माध्यम से तोड़ रहे हैं, तो वो इसके अंदर की बात है। तो देखो ए और बी ये दोनों पहले, ये क्या था, पहले से यौगिक था, यौगिक को हम गर्म, इसका चिन्ह, ये इसका मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब जो त्रिभुज जैसा निशान होता है, इसका मतलब होता है इसको हम गर्म कर रहे हैं, या हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये यौगिक को हम उष्मा दे रहे हैं, इसके बाद ये टूट रहा है किसमें, दो अलग अलग तत्वों में टूट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल में आ सकता है CaCO3, इसको हम गर्म करें, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये संगमरमर का फॉर्मूला भी होता है। ये टूटेगा किसमें, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, CaO एक बचा CO2, हाँ इसी में टूटेगा। तो ये देखो फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में हमारे पास एक यौगिक था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं, इसको हम अगर उष्मा देते हैं, उष्मा देके तोड़ रहे हैं, तो एक इसमें टूटेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये था संयोजन और वियोजन, दो अभिक्रियाएं। इसके बाद इनमें एक और आते हैं, सॉरी दो और आते हैं इसमें। तीसरे नंबर पे आता है कौन सा, तीसरे नंबर पे अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो तीसरे नंबर पे आता है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा हो गया विस्थापन अभिक्रिया। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, A प्लस बी सी डैश, यह आ जाएगा AC प्लस B। तो इससे क्या समझे, अगर ये सिंगल है तो ये क्या होगा, ये पक्का कोई ना कोई तत्व होगा, और ये दो है तो ये क्या होगा, कोई ना कोई यौगिक होगा। तो इसके अनुसार हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि एक तत्व, जब एक तत्व किसी दूसरे यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, देखो ये है A प्लस BC, इससे क्रिया कर रहा है, तो जब एक तत्व दूसरे यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व का स्थान लेके उसको विस्थापित कर देता है, मतलब उसको हटा देता है। देखो A प्लस BC, ये B को हटाएगा, B यहाँ अकेला हो गया, खुद इसका स्थान ले लेगा, क्या बन जाएगा AC। तो इसको हम देखो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, Zn प्लस H2SO4 डैश, क्या बनेगा, ये हो गया जिंक, ये हो गया H2SO4, या हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं इसको। तो देखो ये हो गया पहला तत्व, ये हो गया एक यौगिक। जब इस परिभाषा के, इसके अनुसार क्या होता है, जब एक तत्व दूसरे यौगिक में उपस्थित एक तत्व का स्थान ले लेता है, या जब एक तत्व दूसरे यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व का स्थान लेता है, Zn कहाँ जाएगा, इसमें इसके साथ H2 के साथ, सॉरी SO4 के साथ जाएगा, और H2 क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, ये अकेला हो जाएगा। Zn H2SO4 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Zn SO4 प्लस H2 वहाँ विस्थापित हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। देखो Zn था, H2SO4 था, Zn ने किसका स्थान ले लिया, H2 का, हाइड्रोजन का स्थान ले लिया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो यही क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसका एक और आता है, वो होता है किसमें, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, द्विविस्थापन मतलब होता है कि इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो AB प्लस, B नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा C और D, A डैश करके बनाएगा क्या। तो इस अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, अभी तक की जो हमने तीन अभिक्रियाएं पढ़ी उनमें क्या, जो संयोजन अभिक्रिया थी उसमें क्या क्रिया कर रहे थे, तत्व कर रहे थे, दो तत्व,
और जो वियोजन पड़ी उसमें जो यौगिक है वो टूट रहा था, और विस्थापन में एक तत्व और एक यौगिक है। इसमें क्या है, दोनों ए और बी, सी और डी, ये क्या है, यौगिक है, ठीक है। इसमें दो यौगिक क्रिया करते हैं और आपस में अपने आयनों की अदला बदली करते हैं। इसका मतलब ए बी और सी डी क्रिया कर रहे हैं। आयन मतलब उसके सामने वाली चीज जो होगी उसको आयन समझ लो, ठीक है। इसके सामने मतलब अपने तत्वों का, या फिर आयन गए उसके बदले हम तत्व गए, वो भी एक ही बात है। जब दो यौगिक क्रिया करते हैं और अपने तत्वों का आदान प्रदान करते हैं, तत्वों को एक दूसरे से बदल देते हैं, वो क्या होता है, द्विविस्थापन। देखो अभी इसका एग्जाम्पल से समझोगे, ए बी प्लस सी डी, तो ए क्या है, यहाँ चले जाएगा सी की जगह में, तो ये बन जाएगा ए डी प्लस बी, बी के साथ कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो यह बन जाएगा सी बी। ए अगर तत्व है तो ए इसके साथ जाएगा, ए डी हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, सी अगर तत्व है तो वो आ जाएगा इसके साथ, बी के साथ ही सी भी बन जाएगा। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखो NaCl, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट प्लस AgNO3, ये हो गया क्या, सिल्वर नाइट्रेट। NaCl क्या है, यौगिक है। AgNO3 क्या है, यौगिक है। ये हो गया सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो ये दोनों अगर आपस में क्रिया करेंगे तो इस द्विविस्थापन अभिक्रिया के अनुसार, इसकी परिभाषा के अनुसार क्या है, ये अपने आयनों की, अपने तत्वों की अदला बदली करते हैं। तो तत्वों की अदला बदली मतलब इनके जो तत्व होते हैं कौन से वे, NaCl में क्या है, जो सामने वाला होता है इसको आयन मानते हैं, ठीक है। तो ये NaCl में Na हो गया और AgNO3 में Ag हो गया। तो ये अपने तत्वों को अदला बदली करेंगे, Ag यहाँ चले जाएगा Na की जगह में, Na चले जाएगा Ag की जगह में। देखो ये क्या बन जाएगा, अगर NaCl है तो ये इसके सामने क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा, ये हो गया AgCl, और प्लस Na आ जाएगा, NO3 के साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा NaNO3। तो ये हो जाएगा, पहले था ये NaCl सोडियम क्लोराइड, फिर था सोडियम क्लोराइड की क्रिया करा रहे थे किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर। फिर इसके बाद इन दोनों आपस में आयनों की अदला बदली करके क्या बनाते हैं, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। इसके बाद बनता है NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, जिसके लास्ट में लगता है वो होता है नाइट्रेट, ये होता है क्लोराइड, बाकी ये SO4। बाकी आपने जो यौगिक हैं वो पढ़ी रखे होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी। इसके बाद एक और आता है रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया मैंने आपको साइंस के पिछले वाले वीडियो में बताई थी, क्या रिडक्शन होता है, क्या ऑक्सीडेशन, दोनों से मिलकर बनती हैं, उसमें अपचयन और उपचयन दोनों आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी केमिस्ट्री के लिए। बाकी आपके जो साइंस का पेपर है, आपके साइंस के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।